माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल के संपूर्ण किताब से 2 नंबर वाले 16 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम 16 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। मैं आपको 16 प्रश्न बताऊंगा, जिसमें से आपके 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले। तो आज के वीडियो में 16 क्वेश्चन बताऊंगा, यहीं से आपके 8 नंबर आएंगे। तो आज की वीडियो में आपका 16 नंबर कन्फर्म होने वाला है, बस आपको इतना तैयार करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अप्रवासी और उत्प्रवासी से क्या आशय है। तो देखिए उत्तर। देखिए वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं वह अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे एक स्थान छोड़कर दूसरे नए स्थान पर चले गए, वो अप्रवासी कहलाते हैं। जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे कि कोई कहीं, जैसे कि गांव में रह रहा है, अभी एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाकर रह रहा है तो ये अप्रवासी हो गया। अब कोई पूरा गांव छोड़ के जाएगा, शहर में बस रहा है, यानी स्थान चेंज करे तो उत्प्रवासी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो इसका उत्तर देखिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पक्ष या फिर क्षेत्र हैं कह सकते हैं, यहाँ पे रहेगा क्षेत्र। तो दीर्घ यानी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधन होना, यानी जो जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन चाहिए उसे भी होना ही एक क्या है, मानव विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मानव विकास के ये पक्ष 3 मूलभूत क्षेत्रों में निहित हैं। ये विकास के यहाँ पर रहेगा पक्ष हैं। तो ये मानव विकास के जो पक्ष हैं ये 3 क्षेत्रों में निहित होना आवश्यक है। देखिए नंबर 1 आर्थिक क्षेत्र, और दूसरा हो गया सामाजिक क्षेत्र, और तीसरा हो गया जनसांख्यिकीय क्षेत्र। अतः इन तीनों क्षेत्रों के विकास से ही मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन पर। इतना आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। तो मैं 16 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 8 की वीडियो में आपका 16 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया की दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए उत्तर। द्वितीय क्रिया देखिए क्या है, कुटीर उद्योग एवं विनिर्माण जो है ये द्वितीय क्रिया है, और तृतीय क्रिया क्या है, बैंकिंग सेवाएं एवं पर्यटन उद्योग, ये तृतीय से क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, कुटीर उद्योग निर्माण की एक सबसे छोटी इकाई है। जो कुटीर उद्योग है ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें क्या होता है, इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये लेके लोग झाड़ू बनाते हैं गांव में, झाड़ू बनाए तो उनके काम के लिए जितने झाड़ू है उसको घर में रख लिए, बाकी को बेच दिए बाजार में जाके। तो यही क्या होता है, कुटीर उद्योग होता है। निजी उपभोग के बाद शेष बचे हुए तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। ये होता है कुटीर उद्योग, ये एक छोटी इकाई होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश के नाम लिखिए। तो देखिए चिकित्सा पर्यटन नवीनतम प्रवृत्ति है, जिससे जिसमें क्या है, जिससे देखिए यहाँ पे भारत, जिससे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों को बहुत लाभ हुआ है। देखिए चिकित्सा पर्यटन क्या है, जैसे लोग विदेश में जाते हैं दवा करवाने, तो यही है चिकित्सा पर्यटन, दवा कराने के लोग विदेश में जाते हैं दूसरे देश में। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबी के निर्वचन और प्रासरव्य परीक्षणी तथा तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी क्या हैं, सबसे अच्छी सुविधा जो है उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं दवा करवाने। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन क्या है। तो देखिए परिवहन क्या होता है। परिवहन एक उत्पाद क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। जैसे कि आप कहीं से आ रहे हैं, शहर से स्टेशन पे आप रुके, अब आपको घर आना है तो आपने ऑटो किया, तो ऑटो
से आप घर पे आए, अब ऑटो वालों को आप कहीं जो किराया दिया वो उसका श्रम हो गया, यानी उसकी जो मेहनत का भाड़ा हो गया। तो यही है परिवहन, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए श्रमिक के रूप में जो आय प्राप्त होती है वही होता है परिवहन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर एक द्वीप पर स्थित मुंबई देश का द्वितीय महान नगर है, प्रमुख पत्तन है और व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग व फिल्म उद्योग विशेष रूप से विकसित है। मुंबई में यहाँ पे फिल्म बनता है, फिल्म उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ के प्रमुख निर्यात पदार्थ सूती वस्त्र, तिलहन, चमड़े का सामान, मैंगनीज और फिर अभ्रक आदि हैं, तथा आयात पदार्थ मशीनरी, इस्पात, कागज, रेशमी वस्त्र, रसायन व खनिज तेल आदि हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। तो देखिए भारत की सबसे अधिक जनसंख्या राज्य क्या उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र। तो भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या हो गया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और मिजोरम। तो यहाँ पे हो गया न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रेट जेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए, फ्रेडरिक रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। उन्होंने मानव भूगोल को मानव और पृथ्वी की सतह के बीच के संबंध का अध्ययन बताया, अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया है। किसने? जो रेटजेल है, फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा, मानव भूगोल क्या है, मानव समाज और पृथ्वी सतह के बीच संबंध का संश्लेषण अध्ययन है। आगे देखिए, जिसमें मानव जीवन की स्थानीय वितरण और उनके कार्यों का अध्ययन शामिल है। रेटजेल का मानना था कि मानव अपने पर्यावरण का एक उत्पाद है। जो मानव है एक पर्यावरण द्वारा बनाया गया एक उत्पाद है, और दोनों के बीच अंतःक्रिया को समझना एक महत्वपूर्ण क्या तथ्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन तो है कि जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य में जनसंख्या रुझानों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और आने वाले समय में इसकी जनसंख्या कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाते हैं, इसका उपयोग होता है ये। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक या स्तंभ है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक द्वारा बताए गए हैं। समानता, वहनीयता यानी कि आय, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 हैं मानव विकास के 4 प्रमुख घटक। इसको किसने बताया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। क्या बताया कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं, समानता और फिर वहनीयता। वहनीयता का क्या अर्थ होता है? आय यानी जो लोग कमाते हैं, और उत्पादकता जो लोग खेतों में उत्पादन करते हैं, और सशक्तिकरण। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पंचम क्रियाकलाप क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, पंचम क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसमें निर्णय लेने वाले विशेषज्ञ जैसे कि सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त और कानूनी परामर्शदाता नवीन विचारों, प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन और नीति निर्माण जैसे ज्ञान आधारित कार्य करते हैं। ये होता है पंचम क्रियाकलाप। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर देखिए, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को मुख्य श्रमिक एक हो गया, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक, यानी इन 3 मुख्य भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 मुख्य भागों में बांटा गया। कौन कौन? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिए मुख्य श्रमिक क्या होता है, जहां मुख्य श्रमिक वह हैं जो एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक काम करते हैं। जो मुख्य श्रमिक होते हैं वो क्या किस श्रेणी में आते हैं? जो एक साल में 183 दिन से अधिक काम करते हैं, वो मुख्य श्रमिक होते हैं। और सीमांत
सीमांत श्रमिक जो कम समय के लिए काम करते हैं वो सीमांत श्रमिक होते हैं। और अश्रमिक वह होते हैं जो कोई भी काम नहीं करते और आश्रित होते हैं, जैसे दूसरों पे, जैसे कि आपके दादा दादी हैं, बुढ़े हो चुके हैं, काम नहीं कर पाते, तो आपके पिताजी पे आश्रित हैं। यानी कि आपके पिता जो हैं जी जो हैं वो क्या हैं, मुख्य श्रमिक हैं, वो कमा रहे हैं, और आपके दादा दादी जो हैं आश्रम मतलब अश्रमिक हो, उनके उनके ऊपर आश्रित हैं। और सीमांत श्रमिक कौन से लोग हैं, जो लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभाव्य से अधिक है, इसके 2 कारण बताइए। तो देखिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां भौम जल का उपयोग कुल भौम जल संभाव्य से अधिक है। इसके 2 मुख्य कारण हैं, कृषि की अधिकता और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर का गिरना, यानी भूमि के जल के स्तर का गिरना। तो ये जो दक्षिण भारतीय राज्यों में से एक क्या है, तमिलनाडु ऐसा राज्य जहां पर भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल के संभाव से अधिक है, जितना वहां पे जल है उससे अधिक उसका उपयोग हो रहा है। कारण इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कृषि अधिक होती है और संसाधन का अत्यधिक दोहन होता है, जिसके कारण भूमि में गिरावट आ गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परिक्षिप्त यानी कि एकांकी बस्तियां किस प्रकार होती हैं, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं। तो देखिए, परिक्षिप्त या फिर एकांकी बस्तियां दोनों एक ही हैं। बस्तियां छोटी झोपड़ियां या घरों के समूह के रूप में होती हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी ढलान, जंगलों या अत्यधिक भूखंडित भूभागों में बिखरी होती हैं। देखिए, ये जो होते हैं, जैसे कि ये जो एकांकी बस्तियां होती हैं, तो दूर दूर पर कहीं कहीं एक एक घर मिल जाएगा, पहाड़ी इलाके जैसे होते हैं उस प्रकार से होती हैं, उन्हें कहते हैं। ये भारत के उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड है, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में तथा साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश और झारखंड के आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अगर आप कभी छत्तीसगढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे, जब छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले होंगे तो एक पहाड़ रास्ते में पड़ता है, और उस ट्रेन से अगर जाएंगे आप तो वहां से देखेंगे ऐसे कम से कम 10 किलोमीटर के बीच में एक गांव पड़ेगा, फिर 15 किलोमीटर बीच में एक छोटा सा गांव पड़ेगा। इस प्रकार से यही सब है एकांकी बस्तियां, परिक्षिप्त बस्तियां। अब आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, धात्विक और अधात्विक खनिज के बीच में 2 अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, जो धात्विक खनिज होता है उसमें धातुएं होती हैं और ये आमतौर पर चमकदार होती हैं, लेकिन जो अधात्विक खनिज होता है इसमें क्या होती हैं, इसमें धातुएं नहीं होती और ये चमकदार नहीं होता। तो इस प्रकार से हो जाएगा धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ से 16 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।